अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंजाई। इसमें हम देखेंगे कि फंजाई की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फंजाई का इंडस्ट्रियल रोल क्या है, कमर्शियली फंजाई किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप्स के से रिलेटेड इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हैं, इंडस्ट्रियल इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा आपकी कोर्स आउटलाइन में फंजाई के कुछ मेंबर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे अस्टिलागो, प्यूसिनिया, इस पेनिसिलियम, इसके अलावा जो है लाइकन्स को डिस्कस किया गया है। तो फंजाई के अंदर हम ये सारी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फंजाई जो है बेसिकली उसकी 70,000 नॉन स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक दुनिया में हैं, और बहुत सी और हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, और इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत जल्दी इसकी बहुत सी और वेराइटीज़ भी डिस्कवर हो जाएंगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, इसके अलावा ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स जैसे कि आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। तो ऐसे सेल्स जो होते हैं उनको यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो वेल डिफाइंड किस्म की होती हैं। फंजाई का अगर साइज़ देखा जाए, शेप देखा जाए, तो इसके अंदर बहुत सी वैरायटी हमें नज़र आती है। और इसके अलावा इसके दो तरह के इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। पहले कहा जाता था कि ये प्लांट से मिलते जुलते हैं तो इनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया। फिर देखा गया कि नहीं, ये एनिमल से मिलते जुलते हैं तो इनको एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया। फिर देखा गया कि ये प्लांट और एनिमल दोनों से ही नहीं मिलते, तो इनको फिर एक सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस किया गया, जिसका नाम रखा गया किंगडम फंजाई। प्लांट्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस देखी जाए तो प्लांट्स की तरह, जिस तरह से प्लांट्स के अंदर प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। जिस तरह से प्लांट्स के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए एनिमल्स के साथ, तो एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो ये भी हेटरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन फिर एनिमल्स से इनका डिफरेंस इस तरह से आ जाता है कि एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को ईट अप कर सकते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये डीकम्पोजिशन किसी भी चीज़ की करते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो इनके अंदर जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो इस तरह से, और सेकेंडली प्लांट्स के अंदर जो इनका प्लांट्स के साथ एक और सिमिलरिटी होती है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये कैरेक्टर इनका प्लांट्स के साथ मिलता जुलता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो फंगस प्लांट से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर फिर इनकी वेरिएशन आ जाती है कि प्लांट्स की ये जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। तो फंगस जो है उनके अंदर काइटन प्रेजेंट होता है, और बहुत से आर्थ्रोपोड जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जिनका जो शेल होता है आउटर, उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से फिर से इनकी एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस जो है वो आ जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ना ये पूरे तरीके से एनिमल्स हैं और ना ही ये पूरे तरीके से प्लांट्स हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आता है कि फंजाई की ज़्यादा रिजेम्बलेंस किसके साथ है, प्लांट्स के साथ है या एनिमल्स के साथ है, तो उसमें आप बताएंगे कि फंजाई की मैक्सिमम रिजेम्बलेंस जो है वो एनिमल्स के साथ होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। लेकिन क्योंकि फिर इसके बहुत से डिफरेंसेस हैं प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, तो इस वजह से इसको एक अलग किंगडम के अंदर प्लेस किया गया, जिसका नाम दिया गया किंगडम फंजाई। तो इस तरह से ये एक सेपरेट किंगडम में आते हैं। और इनकी बॉडी के बारे में भी आपने पढ़ा था कि इनकी बॉडी के ऊपर वाला फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, नीचे उसके इसकी पूरी ओवरऑल बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, और थ्रेड लाइक हाइफे प्रेजेंट होते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइफे बनता है। हाइफे जो होता है वो फर्दर दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी सेप्टेट, इट कैन बी नॉन सेप्टेट। सेप्टेट अगर हो तो इसका मतलब होता है उसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, सेप्टा प्रेजेंट होता है, एक दूसरे से वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से घरों में लेडर होती है, सीढ़ी होती है, उसके दरमियान स्टेप्स लगे होते हैं जिसके ऊपर आप पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, इसी तरह से इसके हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिस सेप्टा की वजह से ये क्रॉस वॉल्स इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सारे सेल्स एक दूसरे से अलग अलग हुए होते हैं और हर सेल के अंदर सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इन सेप्टा के अंदर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए से साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर मूव करता है।
लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो बहुत से फंगस ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉन सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट होता है। नॉन सेप्टेट हाइफे का मतलब होता है कि उसके अंदर क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म कहीं पर भी फ्रीली एक एंड से दूसरी एंड की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि दरमियान में किसी किस्म का कोई भी सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उनके अंदर क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते तो अलग अलग कंपार्टमेंट भी नहीं बने होते। अगर अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं होते तो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत से न्यूक्लियाई जब एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो नॉन सेप्टेट होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और उनको सिनोसिटिक हाइफे भी कहा जाता है। तो इस तरह करके ये इसकी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपने देखना है कि इसकी सेल वॉल के अंदर बेसिक कंपोनेंट जो है वो काइटिन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट अब आप देखें तो काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है और उसके अंदर जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट होती है। ये इसके सब यूनिट्स हैं और इसके अलावा इसकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है कि फंगस की सेल वॉल को ब्रेक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि काइटिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मटेरियल होता है। लेकिन सेलुलोज जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सेलुलोज को बहुत से ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन फंगस के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कि वो प्लांट की सेल वॉल को भी बहुत ईजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ये बहुत इजीली प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक कर लेते हैं, सेलुलोज को लिग्निन को ख़त्म कर लेते हैं। यही रीज़न है कि फंगस आपको कहीं पर भी ग्रो हुई भी नज़र आती है। इवन स्ट्रॉन्ग किस्म की प्लांट्स की जो वुड होती है उसके अंदर भी आपको फंगस ग्रो हुई भी नज़र आती है। तो इसके स्ट्रॉन्ग किस्म के एंजाइम्स की वजह से ये फॉर्मेशन है कि ये कहीं पर भी ग्रो कर सकती है। इसके अलावा जहाँ कहीं पर भी वाटर अवेलेबिलिटी हो या जहाँ कहीं पर भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हो, फंगस वहाँ पर ग्रो कर जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये चीज़ इसके ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि ये किस तरह से और जहाँ कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी ये ग्रो करेगी। इसके स्पोर्स एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक और बहुत एबिलिटी होती है कि इसकी टॉलरेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लो से लो पीएच पे ग्रो कर सकती है, एसिडिटी बेसिसिटी को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा हाई वेदर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त कर सकती है। यही रीज़न होती है कि हाई से हाई टेम्परेचर हो तब भी फंगस ग्रो कर जाती है, लो से लो टेम्परेचर हो तब भी फंगस ग्रो कर जाती है। यही रीज़न होता है कि इवन रेफ्रिजरेटर्स में भी हमारे फ्रूट्स या फूड पड़े हुए हों तो उसके ऊपर भी फंगस जो है वो अक्सर लग जाती है और इसके स्पोर बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यही रीज़न होती है कि फ्रूट्स में अगर एक फ्रूट को फंगस कहीं पे लगती है, उसका पानी अगर किसी भी दूसरे फ्रूट को लग जाता है तो वो पूरे तरीके से जितने भी मैक्सिमम अमाउंट में फ्रूट हो फूड हो उसको ख़त्म कर देती है। इकोनॉमिक लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल पे और क्रॉप्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये बहुत हाई लेवल पे नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की शॉर्टेज दुनिया में हो रही है और फूड के ऊपर फंगस का बहुत ही बुरा इम्पेक्ट है, क्योंकि ये जिस तरीके से लगती है बहुत हाई लेवल पे नुकसान करती है फूड का, जिससे स्टारवेशन बढ़ती है और अल्टीमेटली पर्सनस की डेथ जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे ही इसके बहुत से इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। इससे बहुत सी मेडिसिन मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रॉप लेवल पे बहुत से इसके असर पड़ते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शो करती है। हमारे इन्वायरमेंट में जो है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर ये डिकम्पोजिशन करती है तो इसकी डिकम्पोजिशन की वजह से मटीरियल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। अगर डेड मटीरियल फॉर एग्जांपल फंजाई जो है वो किसी चीज़ के डेड मटीरियल की ब्रेक डाउन नहीं करे तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी रहेंगी इन्वायरमेंट में और डेड बॉडीज़ के ऊपर कीड़े मकोड़े आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वो फर्दर डिजीज़ कॉज करेंगे। और अगर फंजाई जो है वो एंजाइम रिलीज़ करके डेड बॉडीज़ को जो है वो ब्रेक डाउन कर देगी तो डेड बॉडीज़ के अंदर जितना भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होंगे, मटीरियल होंगे, वो सारे के सारे सॉइल के अंदर वापस चले जाएंगे, कुछ इन्वायरमेंट के अंदर चलेंगे जाएंगे,
कुछ को फंगस खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से हमारा जो रिसाइकलिंग का प्रोसीजर है हमारे इन्वायरमेंट का, वो भी चलता रहता है। हमारी इन्वायरमेंट में बहुत से यूज़फुल मटेरियल्स हैं जो कि अगर फंगस ना हो तो उनकी रिसाइकलिंग ना हो और अल्टीमेटली जो है वो लाइफ की जो प्रेजेंस है दुनिया में वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो फंगस इन्वायरमेंटल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है, हमारे बहुत सी रिसाइकलिंग करती है कंपाउंड्स की। इससे बहुत सी मेडिसिन्स बनती हैं, जैसे कि मेडिसिन है पेनिसिलियम, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत से इंडस्ट्रियल लेवल पे मेडिसिन्स के लिहाज से, क्रॉप रोटेशन के लिहाज से, क्रॉप प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत सी चीज़ों में फंगस का बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। फंजाई के अंदर ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यही रीज़न होती है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स में भी इनकी वैरायटी होती है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके जो है अपना मटेरियल जो है उसको लेते हैं, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं और उसके अंदर से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, और कुछ फंजाई जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपनी मटेरियल जो है वो लेते हैं। जैसे हमारे सर में जो डेंड्रफ होती है वो भी फंगस की एक टाइप होती है, तो वो हमारे सर में एज अ पैरासाइट जो है वो रह रही होती है। उससे क्या होता है कि हमें सिर्फ नुकसान होता है। अब फंगस को क्या मिलता है कि उसको अल्टरनेटिवली शेल्टर मिल जाता है, वो अपना फूड मटेरियल लेती है। इसी तरह से बहुत से फंगस जो हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी न किसी तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसके अंदर रहते हैं उस होस्ट को उससे नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली फंगस को क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक को फ़ायदा हो एक को नुकसान हो वो पैरासिटिक रिलेशन होता है, और ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर फंगस जो है वो दूसरे की जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिशन जो है वो सक करती है, तो उसको कहते हैं कि ऐसे फंगस डिकम्पोजर्स हैं। तो फंगस की दो वेराइटीज़ आ गई, दे कैन बी डिकम्पोजर्स एज वेल एज दे कैन बी पैरासाइट्स। नेक्स्ट आ जाता है कि इनकी अक्रेंस किस तरह की है, ये किस तरह के हैबिटेट में प्रेजेंट हैं। तो फंगस जो होते हैं ये मॉइस्ट हैबिटेट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जहाँ कहीं पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पर फंगस ग्रो करेगी, और ये अपना जहाँ कहीं पर इनको एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, जहाँ कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये वहाँ पर ईजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि इनके स्पोर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर अपनी डॉर्मेंट स्टेज के अंदर रहते हैं। जब कभी इनको सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है ये वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। यही रीज़न होती है कि जब कहीं पर कोई भी घरों के अंदर फ्रूट्स रखे जाएं या चीज़ें रखी जाएं या फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो तो कहा जाता है कि पानी से ज़्यादा इसको दूर रखा जाए, क्योंकि जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होगा या नहीं होगा फंगस के लगने के चांसेस जो हैं वो उतने ही ज़्यादा रिड्यूस होते जाएंगे। तो फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहला काम जो किया जाता है वो ये होता है कि मॉइस्चर को अवॉइड किया जाता है। तो इस तरह से इसकी हैबिटेट के बारे में आप बताएंगे कि ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में ज़्यादातर ग्रो करती है। नेक्स्ट इसकी अक्रेंस की ही बात की जा रही है और उसके अंदर कहा जा रहा है कि एट टाइम ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम हो जाता है तो फंगस जो है वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाता है। उसमें क्या होता है कि ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। जब कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होती हैं ये ग्रो कर जाते हैं। फंगस की एक्सट्रीम इसकी टॉलरेंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये एसिडिक से एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकता है। 5.6 जो है ये नॉर्मली ये टॉलरेट करता है, लेकिन इसके अलावा पीएच की जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच जैसे 2 तक भी ग्रो कर सकता है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट जैसे कि 9 तक भी, पीएच 9 तक हो तब
भी फंगस जो है वो ग्रो कर सकती है। फंगस जो होती है वो बैक्टीरिया से कम सेंसिटिव होती है, ये हाई प्रेशर को भी मेंटेन कर सकती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट शुगर सोल्यूशन के अंदर भी ये ग्रो कर सकती है, जैसे जेली वगैरह जिसके अंदर नॉर्मली बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती, वहाँ पर भी फंगस जो है वो इजीली ग्रो कर जाती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो फूड स्पॉयलेज की रीज़न होती है उसको भी फंगस ही उसकी रीज़न भी फंगस ही होती है। तो इस तरह से इसके बारे में बताया गया है कि इसकी अकरेंस किस तरह से होती है।